खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और फरवरी की 4 तारीख सन 2025 हफ्ते का दूसरा दिन है जी। हम आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। हर दिन सुबह आपके सामने आती है तो कोशिश रहती है कि आपको हर खबर से बाखबर किया जाए। आलम दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है, भारत की सियासत किस सिमत में जा रही है और जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात, चाहे वो सियासी महाज पर हो या फिर दीगर मामलात हो, किस तरीके से चल रहे हैं, बड़ी खबर क्या है, हर खबर पर तजिया तबसरा करने की कोशिश करते हैं। और हमारी ये कोशिश रहती है कि आखिरी 10 से 12 मिनट आपके साथ भी दें, 15 मिनट आपके साथ हम गुजारें, जहां पर आपकी फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे आपकी आवाज़, आपके मामलात को सुने और उनको हल करने की कोशिश करें। फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ द डे भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन आपको यह भी याद दिलाते चले कि आप हमारे साथ फटाफट से ज्वाइन करेंगे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर QR कोड पर भी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको स्कैन करके बराह रास्त आप इस नशियात को कहीं पर भी दुनिया भर में देख सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे, आसिफ रशीद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ, जिसके बाद बैक टू बैक हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालेंगे जो अब तक सुर्खियों में बनी हुई है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। 8:40 हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इससे पहले दीगर मौज़ूआत या खबरों, तज्जियों और तबसरों की तरफ जाएं। फरवरी की 4 तारीख 1783 में आज का दिन इटली के कैलबरिया में आए तबाहकुन ज़लज़ले में 50,000 से ज़ायद अफराद की हलाकतें आज ही के दिन हुई थी। 1797 में एक्वाडोर की राजधानी क्योटो के अंदर भी शदीद ज़िलज़िला हुआ, 41,000 से ज्यादा अमवात हुई। 1628 में मुगल हुक्मरान शाहजहां आगरा के अंदर आज ही के दिन तख्तनशीन हुआ। 4 फरवरी 1999 में जम्मू और कश्मीर की सियासी पार्टी जमहूरी जनता दल का दोबारा क़याम आज के दिन हुआ। 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले सदर आज के दिन मुंतखब हुए। 4 फरवरी 1847 को मैरीलैंड में अमेरिका की पहली टेलीग्राफ कंपनी आज के दिन कायम हुई। 1881 में लोकमान्य तिलक के रोजनामा अखबार केसरी के पहले शुमारे की अशात आज के दिन हुई। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आज ही के दिन 1920 में लंदन से जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहली फिजाई सर्विस का आगाज हुआ। 1794 दिन आज का फ्रांस ने गुलामी की रिवायात का खात्मा करने का सरकारी तौर पर ऐलान आज के दिन किया। 1783 में हस्पानिया ने अमरीकी आज़ादी को तस्लीम किया और ये वो दौर था जब तकरीबन 600-6.5 बरसों तक मुसलमानों ने हस्पानिया के अंदर हुकूमत की और उसके बाद रफ्ता रफ्ता निज़ाम खत्म हुआ। 1948 में श्रीलंका को बरतानवी हुकूमत से आज के दिन आज़ादी मिली और 1932 में न्यूयॉर्क के लेक प्लेसिड के अंदर तीसरे सरमाई ओलंपिक्स खेलों का आगाज 4 फरवरी को हुआ था 1932 में। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़यात या बड़े पॉइंट्स आपके सामने हमने रखे हैं। फॉर्मेट के मुताबिक यहाँ से फटाफट से आगे बढ़ेंगे और शुरुआत खबरों की होगी। दीगर मौज़ूआत पे जाने से पहले मशरक़ वस्ता, यूरोप और अमेरिका से कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ज़रा नज़र दौड़ाते हैं। और सबसे पहले बात अमेरिका की, जहाँ बैक टू बैक 20 तारीख के बाद बड़े फैसले सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है। बड़ी खबर से आगाज करते हैं और सबसे पहले अमेरिका की खबर से आपको बाखबर करते हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा फैसला आने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक इस फैसले पर भी दस्तखत जो है वो व्हाइट हाउस और सदर ट्रंप की तरफ से किए जाएंगे। फैसला लिया गया अमेरिका हुकूमत की तरफ से कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ह्यूमन राइट्स काउंसिल से वो बाहर हो जाएंगे। अमेरिका US बाहर निकलेगा UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल से और ट्रंप की तरफ से आज रात देर गए तक बाज़ाब्ता तौर पर इस एलानिये पर दस्तखत किए जाएंगे। ट्रंप की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि ये जो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है इसकी आज के दिन में कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है फ़लस्तीन और इजराइल के आसपास चल रहा है। न सिर्फ यहाँ पर वो रुक रहे हैं बल्कि आगे ये भी कहा जा रहा है कि UN फ़लस्तीन एजेंसी के लिए जो पैसा अमेरिका की तरफ से फराहम किया जा रहा था उस पैसे को भी रोक दिया जाएगा। यानी जो इमदाद दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से उस इमदाद को भी फिलहाल रोकने का फैसला ले लिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अमेरिका इस अमर से बाहर होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC है उससे वो बाहर आ रहा है और जो तमाम
पैसे या इमदाद वो इसके लिए दे रहा था जो यूएन फलस्तीन रिलीफ ग्रुप UNRWA के लिए जाते थे, उसे फिलहाल अमेरिकी व्हाइट हाउस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इसको रोक दिया जाएगा और किसी भी कीमत पर इसको नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा, UNRWA इस वक्त फलस्तीन इजराइल की सूरत हाल के बीच में एक अहम संग मील के तौर पर काम कर रही है और उन हजारों और लाखों लोगों तक इमदाद पहुंचा रही है जो गजा के अंदर पनाह गुजीर है या पनाह गुजीर कैंपों के अंदर किसी भी तरीके से रह रहे हैं। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के सरबराह हैं, उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया वज़ीर-ए-आज़म इजराइल की तरफ से कि अमेरिका जिस तरीके से फरागदिलाना इमदाद यहाँ पर कर रहा है और ये इमदाद कहीं ना कहीं हमास और हमास के उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जो इजराइल को कमज़ोर और बेंजामिन नेतन्याहू के उस मंसूबे कि इजराइल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल फलस्तीन का लेना है उसमें रुकावटें पैदा कर रहा है। और कई बार उन्होंने ये मामला डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी इलेक्शन के दौरान रखा था, जिसके बाद अब यह फैसला लिया गया है कि अमेरिका UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर होगा और स्पेशली UNRWA जो एक खुसूसी विंग फलस्तीन के लिए बनाई गई थी, फलस्तीनी पनाह गुज़ीरों के लिए बनाई गई थी, उस पर दिए जाने वाले इमदाद को भी रोकने का फैसला ले लिया गया है। इसराइली UN एम्बेसडर डैनियल डोनाल्ड की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ट्रंप हुकूमत की इस इक़दाम का खैर मकदम किया गया है और यह कह दिया गया है कि UN के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिस तरीके से यकतरफा काम कर रहा है उस पर पहले ही सवाल इजराइल की तरफ से किए गए थे, लेकिन अमेरिका ने आज उसकी तायीद कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में मजीद राहत के सामान देखने को मिल सकते हैं। इजरायली सफीर बराए अमेरिका का बयान भी सामने आया। तो इस तरीके से UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अमेरिका बाहर जा रहा है, न सिर्फ बाहर जा रहा है बल्कि UNRWA के तहत दिए जाने वाले इमदाद को भी रोकने का फैसला जो है वो ले लिया गया है। ये थी खबर जनाब अमेरिका की जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और बड़ा हुक्मनामा जो है वो अमेरिका की तरफ से लिया गया है और इस फैसले को अब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो काफ़ी गहराई के साथ देखा जा रहा है। एक तरफ से ये फैसला हो रहा है और दूसरी अहम खबर भी है जो कनाडा के हवाले से और इतलात और खबरों के मुताबिक कल हमने आपको बताया था कि कनाडा पर पाबंदियां आयद होंगी, अमरीकी सदर की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। ताहम अब यह खबर है कि कल कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो बातचीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं पेशरफ्त देखने को मिल रही है। ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर मेक्सिको के बाद कनाडा के लिए भी टैक्स का नफाज 1 माह के लिए रोक दिया है, यानी वो जो बातचीत के जरिए रास्ते तलाशने की कोशिश थी उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इस मुज़ाकरात या डेलिब्रेशन के सिलसिले के बाद ताज़ा पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की तरह कनाडा के लिए भी टैरिफ को फिलहाल न बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया है और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर और सदर ट्रंप जिनके दरमियान इतलात के मुताबिक दोबारा टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, उसके बाद एक बयान जारी किया गया और वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक सदर ट्रंप कनाडा में 25% टैरिफ का नफाज कम से कम 30 रोज के लिए रोक रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के बाद कनाडा और मेक्सिको की जानिब से भी सरहदों की निगरानी सख्त करने पर टैरिफ इल्तिवा में डाल दिया गया है। ताहम व्हाइट हाउस ने अभी तक इस मामले की वजाहत सरकारी तौर पर नहीं की है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म से पहले मेक्सिको के सदर क्लाडी ने भी कहा था कि अमेरिकी सदर ने उनके मुल्क पर आयद जो टैरिफ है उस पर फिलहाल पाबंदी या फिर कुछ देर तक रोकने पर इत्तफाक कर लिया। ये तो दूसरी बड़ी बात थी आपके सामने, लेकिन खबर जरा अब उन लोगों की भी जिनके ताल्लुक से 20 तारीख से पहले और बाद में काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। बात माइग्रेंट्स की, उन गैर कानूनी तारकीन वतन की जो अमेरिका के अंदर पनाह लिए हुए थे या किसी ना किसी तरीके से काम में मशगूल थे, उनको निकालने का फैसला सरकारी तौर पर हुआ है और फाइल पर दस्तखत के बाद बाज़ाब्ता तौर पर लोगों के मुल्क बदर करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गैर कानूनी तारकीन वतन या इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको मुल्क से बाहर निकालना या वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है और इनमें भारतीय लोग भी शामिल हैं, नौजवानों की एक बड़ी तादाद है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इमिग्रेशन एजेंडे पर मदद के लिए अमरीकी फौज की मदद तलब की गई थी, लेकिन C-17 फौजी हेलीकॉप्टर या जो तैयारा है खुसूसी तौर पर जिसका इस्तेमाल करके लोगों को या बिलखुसूस उन लोगों को जो मुल्क बदर वहां से किए जा रहे हैं उनको वापस लाने का एक सिलसिला हुआ। ये जो डिपोर्टेशन का प्रोसेस है जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बाज़ाब्ता दस्तखती मुहिम के बाद या व्हाइट हाउस के बड़े फैसले के बाद लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है। इस सिलसिले में ट्रंप और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैक्रो रूबियो ने बाज़ाब्ता तौर पर इलीगल इमिग्रेशन जो 20 तारीख से पहले, अभी वो इख्तियार में आए नहीं थे या चुनावी मुहिम के दौरान पूरी कैंपेन में कहा था कि अगर वो 47वें सदर के तौर पर जीत कर दोबारा इख्तियार संभालते हैं तो व्हाइट हाउस के बड़े फैसलों में एक ये भी होगा कि अमेरिका के अंदर जितने भी गैर कानूनी इमिग्रेंट्स रह रहे हैं
इमिग्रेशन का जो मसला है उसको वो सॉर्ट आउट करेंगे। तो मुख्तलिफ ममालिक के लोगों की वापसी के सिलसिले के बीच भारत के कई लोग भी भारत सरकार की मदद से अमरीकी अफवाज की मदद के साथ C-17 मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके बाज़ाब्ता तौर पर पहला बैच वापस इमिग्रेशन एजेंडा जिसके मुताबिक अमेरिका के प्रेसिडेंट या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, आप कह सकते हैं कि पहला ग्रुप वापस हिंदुस्तान रवाना कर दिया गया। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि जब वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर अमेरिका के अंदर मौजूद थे तो उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नए बने थे उन्होंने सबसे पहले यही मुद्दा उठाया था कि जनाब गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर लोग हैं और उन्हें वापस जाने के लिए क्या हम वापस कर रहे हैं, जिस पर भारत सरकार का मौक़िफ़ ये था कि अगर कोई ऐसा होगा तो हम उन्हें खुद ले आएंगे। फाइनली अमेरिका ने आर्मी की मदद ली है और अमेरिकी आर्मी का जो C-17 हेलीकॉप्टर है, जहाज़ है, उनका इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के अंदर जो इलीगल माइग्रेंट्स अमेरिका के अंदर उनको निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और ये कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स है वो ये कह रहे हैं कि जो बहरानी कैफियत अमेरिका के अंदर बनी हुई है मईशती तौर पर, उस पर काबू करने के लिए ये मुख्तलिफ इकदाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि डॉलर को मजबूत किया जाए, मकामी तौर पर लोगों को रोजगार मिले, और जो एक मजबूती के साथ अमेरिका उठना चाहता है उसमें ये तमाम फैसले कितने कारआमद साबित होंगे उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ दूसरी सिमत में चाइना और दीगर मुल्क जो है वो इस हिकमत अमली को देख रहे हैं और तरतीब अपना प्लान भी दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में सियासत और ज्यादा गर्म हो सकती है। बात अमेरिका की चल रही है। भारतीय शहरियों को वापस भेजने का मामला भी सामने आ रहा है, अगरचे अभी हुकूमती ज़राया ने इस बात की तस्दीक नहीं की है, ताम खबर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भी सामने आई है। आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। वज़ारत खारजा और व्हाइट हाउस इस ज़िम्मन में तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही है और अब इतला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात 13 फरवरी को तय पाई गई है। बावसूख ज़राया से मालूम हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर 13 शाम को वज़ीर आज़म को डिनर इशाया पर भी ले रहे हैं और इस ज़िमन में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है। वज़ीर आज़म उम्मीद लगाई जा रही है कि वाशिंगटन DC में फरवरी 12 तारीख को रहेंगे, जिसके बाद 13 तारीख शाम को वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करेंगे और रात का खाना इकट्ठे उनका होगा। वज़ीर आज़म अमेरिका के दौरे पर होंगे और इस दौरे के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 13 फरवरी को वाशिंगटन DC में उनकी मुलाकात हो सकती है और इस ज़िमन में वज़ीर आज़म का दफ्तर, वज़ारत खारजा और डोनाल्ड ट्रंप का इंतज़ामिया और साथ साथ जो व्हाइट हाउस है वो तमाम तैयारियों में जुट चुका है। याद रखिएगा 12 फरवरी को अपना दौरा फ्रांस मुकम्मल करने के बाद 12 रात को वो अमेरिका में मौजूद रहेंगे, जिसके बाद उम्मीदें लगाई जा रही है कि 13 तारीख को अमेरिकी सदर के साथ उनकी मुलाकात होगी और जब यह मुलाकात होगी तो अमेरिका के अंदर जो बड़े तिजारती अंजुमने हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनके साथ भी वज़ीर आज़म की मुलाकात को तय किया जा रहा है और माना जा रहा है कि एक इक़्तिसादी राब्ते को मज़ीद मजबूत करने और दीगर मामलात को देखते हुए ये दौरा इंतहाई अहम होगा। अभी तक जो इतलात और ख़बर आ रही है वो 13 फरवरी की आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है और इस ज़िमन में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म के दौरे के साथ साथ ज़रा आपको अब मिडिल ईस्ट से भी चंद और मालूमात दे देते हैं। वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से तैयारियां इस वक्त शुरू की जा रही हैं, लेकिन मज़ीद इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन होगी तो आपके सामने तफसीलात रखेंगे। बात ज़रा मशरक़ वस्ता की, जहां पर हमास और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर एग्रीमेंट के तहत इस वक्त एक दूसरे के जो कैदी हैं उनके तबादलों का सिलसिला जारी है। जंगबंदी मुआहदे के तहत काम जारी है, लेकिन इसराइल की जानिब से वेस्टर्न बैंक के अंदर जो बार बार हम कह रहे हैं, कल भी इसी प्रोग्राम में बताया था, हमले तेज किए गए हैं। हमास की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक तो फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन भेजने का या वहां पर शिफ्ट करने का जो मंसूबा ट्रंप का या उनके साथियों का वो नाकाबिले कबूल है, और इतना ही नहीं, अगर गजा पट्टी के अंदर या मशरक़ वस्ता के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू या उनके साथी या इजराइल जंग जारी रखना चाहता है तो इसके लिए हमास मुकम्मल तौर पर तैयार है। तर्जुमान हमास डॉक्टर खालिद कुदूमी के मुताबिक हमास ने फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन में बसाने का अमरीकी मंसूबा पहले से ही मुस्तरद कर दिया है। किसी भी सूरत में इस पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे। खालिद कुदूमी के मुताबिक फ़लस्तीनियों को ऐसे किसी मंसूबे के तहत अपने घरों या अपने इलाकों से बेदखल करना जहां उनका घर बार और सब कुछ जंग के जरिए इस मुतासरा इलाके में छीन लिया जाए, ये सब वो खामोशी के साथ नहीं होने देंगे। साथ साथ तर्जुमान हमास के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। नेतन्याहू मजीद अगर जंग चाहते हैं तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। डॉक्टर खालिद कुदूमी के मुताबिक तूफान अल-अक्सा के बाद
इसराइल को दुनिया के सामने बेनकाब करने में मदद मिली और मजीद काम होगा अगर ऐसी सूरत हाल रही जिससे एक तरफ सीज फायर एग्रीमेंट तो दूसरी तरफ मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है और ताजा हमलों में वेस्ट बैंक के अंदर 28 लोगों के मारे जाने की भी तस्दीक हो रही है। एक तरफ जहां ये हमले भी हो रहे हैं, इसराइल के अंदर भी बेंजामिन नेतन्याहू पर काफी दबाव बढ़ रहा है और तिल अबीब के अंदर अभी भी एहतजाजी मुजाहिरीन बैठे हैं कि 78 लोग अभी भी हमास के पास है, यानी जिन लोगों को 7 अक्टूबर को यरगमाल बनाया गया था, 78 कैप्टिव्स अभी भी आपके पास हैं। उनको जब तक मुकम्मल तौर पर ना छोड़े तब तक किसी भी नतीजे का पहले से ऐलान कर देना शायद जल्दबाजी हो सकती है। ये एक खबर आपके सामने। इससे पहले दीगर मौज़ूआत पर जाएं, एक और खबर आपके सामने रखनी है लेबनान से। लेबनान के अंदर हमास ने जब ये अनाउंसमेंट्स की जा रही थी तो हसन नसरुल्लाह की तदफीन का भी ऐलान कर दिया गया है। 2 शहीद सरबराहान की नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान 23 फरवरी बरोज एतवार 2025 को होगी, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन खुद जो उनके तर्जुमान हैं यानी हमास से उनकी जानिब से कर दी गई है। लेबनान के मज़ामती तंजीम हिजबुल्लाह जिनने अपने 2 अफसरान का नाम लिया, एक सैयद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन, जहां आपको याद होगा कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद फौरन से हमास ने जिम्मेदारी बाज़ाब्ता तौर पर हाशिम सफ़ीउद्दीन को दे दी थी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर वो भी इसराइल की एयर स्ट्राइक में लेबनान के अंदर शहीद हुए थे और अब उनकी तदफीन का ऐलान कर दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह नईम कासिम के मुताबिक जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और वीडियो बयान जारी हुआ, उस ऐलान के मुताबिक सैयद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन का जनाजा और तदफीन 23 फरवरी बरोज एतवार को होगा। हसन नसरुल्लाह की शहादत के 2 महीने तक जारी रहने वाली जंग के बायस हसन नसरुल्लाह का जनाजा जो अवामी सतह पर नहीं हो सका था, तदफीन हुई थी, लेकिन उस वक्त खुफिया तौर पर इन दोनों लीडरान को दफन कर दिया गया था। अब ये ऑफिशियल कर दिया गया है कि अवामी मकामात से इनके जनाजों को गुजारा जाएगा। पब्लिक को बाज़ाब्ता तौर पर लेबनान के अंदर 23 तारीख को मौका दिया जाएगा कि वो आखिरी दीदार दोनों शख्सियात का करें और ऑफिशियल कंफर्मेशन 23 फरवरी एतवार के रोज दोनों की तदफीन होगी। सितंबर का महीना था, 27 तारीख थी, आप सबको याद होगा, एक हमला हुआ बैरूत के अंदर और हसन नसरुल्लाह अपने 5 साथियों के साथ इस हमले में जबहक हुए थे, जिसके बाद यह सिलसिला चला कि उनकी तदफीन अवामी सतह पर होगी या खुफिया तौर पर। अब लेबनान ने क्लियर कर दिया है, हिजबुल्लाह की तरफ से क्लियर किया गया कि अवामी सतह पर 23 तारीख को जनाजा भी होगा। कुल मिलाकर 5 महीनों के वक्फे के बाद दोनों लीडरों का जो इंतहाई अहम तरीन लीडर इस इलाके उनके अंदर माने जाते हैं और मुस्लिम ब्लॉक के अंदर माने जाते हैं, इनका इज्तिमाई तौर पर नमाज जनाजा भी होगा और तदफीन भी कराई जाएगी। फिलहाल वक्त हो गया जी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरें जरा जम्मू कश्मीर की खोलते हैं और एक अच्छी खबर यह आ रही है कि मगरिबी हवाओं का असर बन रहा है। न सिर्फ सूबा जम्मू के अंदर थोड़ी देर में मौसम बदलेगा, कश्मीर की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे आज बैक टू बैक कई मीटिंग्स हो रही हैं, उन मीटिंग्स के भी सियासत क्या कुछ है और रियासत के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। बढ़ाएंगे आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जेके में आप हमारे साथ ज्वाइन किए, बहुत बहुत शुक्रिया। 9 बज चुके हैं। अपडेट जरा आपको सबसे पहले मौसम के हवाले से देते चलें। शुमाली भारत के अंदर गुज़श्ता कुछ घंटों से या आप कह सकते हैं कि इस हफ्ते के दौरान एक बार फिर से सर्दी का एहसास हुआ है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हिमालयाई खित्ते के अंदर या बेल्ट के अंदर मौसम फिर से तब्दील हुआ है। जहां गुज़श्ता 3 रोज से वक्फे से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी था, लेकिन बालाई इलाकों तक ही ये बारिशें और बर्फबारी महदूद थी। आज महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिलेगा और मगरबी हवाओं के असर के बीच 5 फरवरी से 10, 11 और 12 फरवरी तक यानी अगले एक हफ्ते के दौरान बारिशें भी होगी, बर्फबारी भी, और वक्फे से यह सिलसिला जारी रहेगा। मगरबी हवाओं के असर के बीच जहां मनफी दर्जा हरारत या जो रात का माइनस टेम्परेचर मुख्तलिफ इलाकों में था, उसमें भी थोड़ी सी बेहतरी पिछले कुछ दिनों के मुकाबले इसलिए देखने को मिली है क्योंकि बालाई इलाकों से हल्की बर्फबारी की इतलात मौसूल है और महकमा मौसमियात श्रीनगर के दफ्तर से इस बात की प्रेडिक्शन की गई है बेशतर हिस्सों के अंदर आज और कल यानी 4 और 5, 4 तारीख की बाद दोपहर और कल पूरा दिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मतला अबरालूद रहेगा। इसका असर यह भी होगा कि अलग अलग हिस्सों के अंदर बिखरे हुए मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का भी इम्कान है। सिर्फ कश्मीर सूबे के अंदर नहीं, चिनाब वादी में और पीर पंचाल खित्ते के अंदर और जनूबी कश्मीर के बेशतर हिस्सों के अंदर 8 से 10 इंच बर्फबारी आइंदा 48 घंटों में हो सकती है। इस बीच रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई अपनी जगह, जहां पर मगरबी हवाओं का असर आज से देखने को मिलेगा और मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है और मुतअद्दिद मकामात पर बारिशें होंगी। वहीं पर सूबा जम्मू के लिए भी एक राहत भरी खबर है, जहां ठंड का कोई भी असर गुज़श्ता कई दिनों से नहीं देखने को मिला है। वहीं पर इत्तलात और खबरों के मुताबिक आज बाद दोपहर एक बार फिर मगरबी हवाओं का असर जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिल सकता है। जिस बीच इत्तला और खबर यह है कि जम्मू शहर समेत मैदानी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान हो सकता है। अगरचे सुबह जम्मू शहर के मुतअद्दिद मकामात पर किसी भी तरीके का कोई बादल नजर नहीं आ रहा था और किसी तरीके का मगरिबी हवाओं का असर नहीं दिख रहा था। विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी, धुंध का कोई असर नहीं था। ताहम माना जा रहा है कि बाद दोपहर से मौसम का मिजाज जम्मू सूबे के मुतअद्दिद मकामात पर बदल सकता है और हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का आगाज़ बाद दोपहर शुरू होगा, जो आइंदा 2 दिनों तक वक्फे से जारी रह सकता है। इस बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से इतला ये कि शाहरा पर 2 तरफा ट्रैफिक लगातार जारी है और ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक ही अमल दरामद इस वक्त हो रहा है और श्रीनगर से दिल्ली और जम्मू से दिल्ली श्रीनगर परवाज़ों का आना जाना भी वक्त पर ही लगातार जारी है। इस बीच मगरिबी हवाओं का असर आज से वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के मुतअद्दिद मकामात पर देखने को मिल सकता है। ये तो थी बात जनाब मौसम का मिजाज कैसा रहा। रात एंड पर आएंगे तो आपको बताएंगे रात किस तरीके से गुजरी है, लेकिन आज का दिन नई दिल्ली के अंदर भी इंतहाई अहम है, जहां एक तरफ से लोकसभा का इजलास जारी है। मेंबरान ऐवान के अंदर जो मेंबरान है वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें आज साउथ ब्लॉक पर रहेंगी, जहां पर वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर को लेकर दाखिला वजीर अमित शाह की सरबराही में आज अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और इजलास के अंदर जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस और आला सतही अफसरों को तलब किया गया है और इतलात और खबरों के मुताबिक साल 2025 का ये अहम तरीन इजलास होगा, जहां बर्फ पिघलने के साथ ही दरअंदाजी की कोशिशें होती है, यानी सलामती सूरत हाल को लेकर इकदामात किस तरीके से उठाने हैं, सिक्योरिटी सिनेरियो को किस तरीके से रिव्यू करना है, उस ज़िमन में अहम तरीन इजलास की सरबराही वज़ीर दाखिला साहब करेंगे। वहीं दूसरी तरफ से खबर यह भी है कि मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों का भी खाका और लेखा जोखा आज दाखिला वजीर के सामने रखा जाएगा। साल जो गुजर चुका है यानी फाइनेंशियल ईयर भी गुजर रहा है और साल 2024 हमसे इख्ताम पजीर हुआ है। सूरत हाल तरक्याती कामों का किस तरीके का रहा है और नए सिरे से जो बजटिंग दिल्ली से अब जम्मू कश्मीर जाएगी और जम्मू कश्मीर के अंदर ऐवान के अंदर बजट पेश किया जाएगा, उस ज़िमन में तरक्याती मंसूबों को किस तरीके से आगे रखना है, उस ज़िमन में भी इक़दाम जो है वो किए जाएंगे। तो आज का इजलास अहम तरीन इजलास है जो नई दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल ढिल्लो, डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात और इंतजामिया के आला अफसरों समेत फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के जिम्मेदारों को भी इस मीटिंग के अंदर जो है वो तलब किया गया है। याद रखिएगा, मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें
और दीगर मामलात पर आज अहम तरीन तबादला ख्याल होगा। और जो काउंटर टेररिज्म वाली खबर आ रही है कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को किस तरीके से जीरो किया जाए, स्पेशली डोडा, कठुआ, रजौरी, पुंछ में जिस तरीके की सूरत 2024 के अंदर देखने को मिली वो 2025 में ना हो। एंटी टेरर मिलिटेंसी फ्रंट पर क्या कैसे काम किया जाए, उन तमाम इकदाम को आज एक बार फिर आज रिव्यू किया जाएगा। और इस इजलास को बाद दोपहर आज नई दिल्ली के अंदर होना है, जिसकी सरबराही आज खुद वजीर दाखिला अमित शाह करने जा रहे हैं। ये इजलास इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर की न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि आप कह सकते हैं कि जो सलामती सूरत के अलावा जो बुनियादी मामलात हैं, हुकूमत भी यहाँ पर बनी है। हालांकि इस मीटिंग में उमर अब्दुल्ला साहब की शिरकत नहीं होनी है, लेकिन सिविल इंतजामिया के अफसरान भी होगी। हिकमत अमली एक तरह से तरतीब दी जाएगी और दाखिला सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो बराह रास्त वजारत दाखिला देखती है क्यूटी के अंदर, तो उस हिसाब से भी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस इजलास के मुतल्लिक जो अपडेट्स दारुल हुकूमत से मौसूल होंगी आपको ज़रूर अपडेट साउथ ब्लॉक से होने वाली मीटिंग से दिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर भी आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज सबकी नजरें जम्मू कश्मीर के असेंबली के रूल्स के हवाले से होने वाली एक मीटिंग पर भी रहेंगी, जिसमें बैक टू बैक 3 इजलास हुए हैं और जनवरी के बाद फरवरी में भी पेशरफ्त हुई और आज मजीद पेशरफ्त का इम्कान है। असेंबली रूल्स में तरमीम पर कमेटी जो ऑलरेडी दी गई तश्कील दी गई है उसका एक और इजलास आज मुनक्किद होने जा रहा है और इतलात के मुताबिक ये कमेटी असेंबली रूल्स के हवाले से तजवीज़ करदा जो तरामीम है उसका न सिर्फ जायजा लेगी बल्कि हो सकता है कि आइंदा इजलास से पहले एक बड़ा फैसला भी इस कमेटी की जानिब से आज ही होगा। और तजवीज़ करदा तरमीम क्या सही हैं, तमाम लोगों की तरफ से इस पर इत्तफाक किया जा रहा है या किया जाएगा। 11 अराकीन जिनको लीड इस वक्त जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर साहब कर रहे हैं। आज एक बड़ा फैसला मुतवक्के है और ये आप इस हफ्ते के दौरान देखेंगे, बल्कि 1.5 हफ्ते में ये दूसरी मीटिंग इस कमेटी की होने जा रही है रूल्स के हवाले से। सीनियर मेंबर असेंबली और साबिक वजीर खजाना अब्दुल रहीम राथर की सरबराही में जो स्पीकर है जम्मू कश्मीर असेंबली के सरबराही में एक हाउस पैनल बनाया गया था, जिन्हें यह काम सौंपा गया था कि जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर किस तरीके से कामकाज को किया जाए, सवालात पूछना, कॉलिंग अटेंशन और दीगर मामलात किस तरीके से होंगे। चूंकि 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन अलग थी, 5 अगस्त 2019 के बाद यूटी आई है, इसलिए तरामीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और इस ज़िमन में जो कमेटी बनाई गई है उनका आज एक हतमी इजलास होगा। बाद दोपहर ये इजलास भी आज जम्मू के अंदर होगा, जिसमें उन तमाम तरामीमों पर हतमी मोहर लग सकती है जिन्हें तश्कील दिया गया है। और ये माना जा रहा है कि अब कोरम को बुलाने के लिए पहले 23 से 25 अफराद का होना लाजमी था, लेकिन अब यूटी के अंदर आप हैं, इसलिए अगर आप कोरम के अंदर 10 मेंबर भी होंगे तो इसको आप कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर सिर्फ 10 मेंबर भी ऐवान के अंदर बैठेंगे तो ये डेकोरम माना जाएगा कोरम का, और कोरम जो है वो कंटिन्यू करेगा। इस तरीके की इतलात है। हतमी क्या होगा वो जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा वो हम आपके सामने रखें। लेकिन गवर्नर को रिप्लेस किया गया जी एलजी, यानी जहां पर वर्ड गवर्नर था उसको रिप्लेस कर दिया गया एलजी से। दाखिला वजारत को लेकर कोई भी या दाखिले मामलात को लेकर कोई भी सवाल नहीं होगा, उसकी भी एक डिटेल वजाहत इस पूरे मामले में जो रखी गई है। पैनल आज बाद दोपहर मिल रहा है सिविल सेक्रेटरीट असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर। रूल्स एंड प्रोसीजर्स, कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस, उस जिमन में जो ड्राफ्ट मॉडलिटीज़ हैं और जो नोटिफिकेशन है उस जिमन में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और यहाँ पर अब काउंसिल नहीं है, उस पैरा को भी हटा दिया गया है। ज्वाइंट असेंबली कमेटियां या जो जेपीसीज बनती थी वो पैरा भी हटा दिया गया। बहुत सारी चीजें जो है वो तरमीम के साथ रखी गई हैं और आज ये पैनल जब बैठेगा तो फैसला करेगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो चीजें बदली है उसका कितना असर असेंबली पर भी होगा। देखने वाली बात ये भी होगी। अब याद रखिएगा, एक तरफ से स्टेटहुड की मांग हो रही है, दूसरी तरफ से 5 अगस्त के मामले पर भी हुकूमती इदारों के अंदर मुतनाज़ बयानात है। इस बीच ऐवान की कार्रवाई को चलाने के लिए एक नए कानून को तरतीब दिया गया है, जिसके तहत असेंबली का इजलास, बजट इजलास जो है वो चलने जा रहा है। और इन तमाम मामलों के बीच जो सियासी नुकात है उनका यही मानना है कि दिल्ली हनूज दूर अस्त। तो ये थी बात जनाब असेंबली की। जरा फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बात अब एक और अहम मुद्दे की करते हैं, क्योंकि मामला तरक्की का है और अक्सर यह कहा जा रहा है कि जनाब पैसे नहीं है इसलिए तरक्की के ग्राफ को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
अगरचे नीचे कहा जा रहा है, ऊपर वाली लेवल पर आप आएंगे, सेक्रेटरीट लेवल पर, कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल पर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पर या सीएम साहब के लेवल पर आएंगे तो कहेंगे जनाब खजाना कहीं पर खाली है, जो सीएम साहब कह रहे हैं। लेकिन एलजी ऑफिस है और लेफ्टिनेंट गवर्नर से जब आप कम्युनिकेट करते हैं, पूछते हैं, सुनते हैं तो पता लगता है कि पैसों का न थमने वाला सिलसिला लगातार मरकज से आ रहा है। लेकिन इतलात और खबर और एदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि सयाहत जो अहम तरीन शोबा जम्मू कश्मीर का है, इसको किस तरीके से अकाउंटेबल नहीं बनाया गया, क्योंकि इतलात और खबर यह है कि मरकज की तरफ से प्रोजेक्टों के लिए फंड्स को सैंक्शन किया गया और ये सैंक्शन ऑफ फंड्स जो थे ये साल 2016-17 के दौरान आए। अभी तक भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अफसरान जो सयाहत के साथ जुड़े हुए हैं इस पैसे को खर्च नहीं कर पाए हैं। अब ये हम जरा से खबर नहीं बता रहे हैं, अब ये हम कहीं हवा में खबर नहीं बता रहे हैं, बल्कि लोकसभा के अंदर तहरीरी सवाल का जवाब दिया गया जिसमें यह कहा गया कि इकोनॉमिकल इंपैक्ट ऑफ टूरिज्म जो था, जो एसेस करना था, कोई स्टडी यूनियन टेरिटरी में नहीं हुई। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में यह भी कहा कि स्वदेश दर्शन 2.0 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू किया गया, जिसमें मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस को हाथ में लिया गया, जिनमें बसोली भी जम्मू की थी, जम्मू श्रीनगर पहलगाम भी था, भगवती नगर का कॉरिडोर था, अनंतनाग सलामाबाद उड़ी का मामला था, करगिल लेक सर्किट था, जिस पर तकरीबन 77.33 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया था और कुछ पैसा रिलीज भी किया गया। लेकिन जिस सिम्मत और रफ्तार के साथ काम करना था और जिसका फायदा ग्राउंड पर दिखना था वो कहीं ना कहीं दिखा ही नहीं है। तो सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि हुकूमत हमेशा यह कह रही है कि जनाब टूरिज्म ऑन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द एजेंडा है, टूरिज्म और सयाहत हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन किस तरीके से हुकूमती इदारे, पॉलिसी मेकर्स इन तमाम मामलों को देखते हैं। सीधे श्रीनगर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, सयाहत को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब काफी मुतहरिक, सयाहत को लेकर चीफ मिनिस्टर साहब काफी मुतहरिक, कभी जम्मू, कभी श्रीनगर, कभी मुंबई, कभी दुबई, कभी कहीं कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चल रहा है। लेकिन एदाद-ओ-शुमार जो नई दिल्ली दारुल हुकूमत के लोकसभा के अंदर रखे गए हैं, क्या वो कह रहे हैं और कितना बड़ा सवाल आज ये उठा रहे हैं कि सयाहत पर क्या वाकई तौर पर हम संजीदा हैं? क्या पॉलिसी मेकर्स वाकई तौर पर पॉलिसी पर गामजन है या सिर्फ लफाजी और फोटो सेशन तक ही महदूद है? 2016 की बात है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2 स्कीम्स जो है वो लॉन्च की, एस्टैब्लिश की फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। एक स्वदेश दर्शन स्कीम और दूसरी प्रसाद स्कीम। और दोनों स्कीमों के तहत बुनियादी मकसद इनका ये था कि जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म है, एक तो इसको प्रमोट किया जाए, दूसरा इसकी डेवलपमेंट हो, यानी टूरिज्म के फरोग और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्कीम जो है ये मुतारिफ करवाई गई। और दोनों स्कीमों के तहत जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के लिए जो है करोड़ों रुपए का बजट रखा गया और साथ साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन हुए और उन 6 प्रोजेक्ट्स का नाम भी बताया गया, हिमालयन सर्किट। और इन प्रोजेक्ट्स में ऐसे अगर हम देखें मैक्सिमम जो कल लोकसभा में भी एक सवाल का जवाब मिला है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि ये पता चला है कि पैसा सेंटर की तरफ से तो दिया गया है, लेकिन यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने या यूटी गवर्नमेंट ने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया है। मैं थोड़ा सा बता दूं फिगर्स के हवाले से, मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डालता हूं। जैसे कि हमारे पास है जम्मू श्रीनगर पहलगाम भगवती नगर अनंतनाग सलामाबाद करगिल लेह सर्किट, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत 77.33 करोड़ रुपए सैंक्शन किए और इसमें 67.37 करोड़ रुपए रिलीज हुए, लेकिन सिर्फ 59.30 करोड़ रुपए इसमें जो है अभी तक यूटिलाइज हुए हैं। सिमिलरली अगर देखें तो जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटी इन जम्मू राजौरी शोपियान पुलवामा सर्किट, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें भी सिर्फ अभी तक 59.41 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन हुए हैं। जी इमरान कंटिन्यू और करें। इसी तरीके से जो एक और प्रोजेक्ट है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत,
और इसमें 2014 में जो फ्लड्स की वजह से जो तबाही हुई थी, जो टूरिस्ट फैसिलिटीज जो खत्म हुई, और उनकी फैसिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 90.43 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किए। तमाम अभी तक 74.70 करोड़ रुपए रिलीज तो हुए, लेकिन सिर्फ 67 यानी कि 67.0 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक यूटिलाइज हुए हैं। इसी तरीके से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज जो अनंतनाग, पुलवामा, किश्तवाड़, पहलगाम, ज़ंस्कार और पदम, दसकुन, रंजीत सागर डैम सर्किट है, इसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है 86.39 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन हुए, लेकिन सिर्फ 69.5 करोड़ रुपए रिलीज हुए। ताहम सिर्फ अभी तक 63.25 करोड़ रुपए जो है वो यूटिलाइज किए गए हैं। सो कुल मिला के ये है कि तीन मुताबिक कार्रवाई हुई, पैसा गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया, लेकिन अभी तक जो है उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। और इसी तरीके से अगर दूसरी एक और स्कीम की हम बात करें, दर्शन स्कीम की, तो उसमें भी सूरत हाल यही है। सो कुल मिला के सरकार की तरफ से पैसा रखा गया है, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन अभी तो तक हम नहीं क्या हुई। माने, ये पॉलिसी मेकर्स जो बड़े बड़े दावे और बयानात देते हैं ये सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठकर ही होते हैं, और ज़मीनी सूरत हाल ये है कि जब हम ग्राउंड पर देखते हैं जो मरकजी हुकूमत कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहती है, जो मरकजी हुकूमत एक वाइब्रेशन पैदा करती है ज़मीन में, वो रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और आवाम को जो फ़ायदा मिलना था मरकजी मामलत वाली स्कीमों का वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए, ये हमारी इस स्टेट या यूटी का एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, जिसकी जिंदा मिसाल फिलहाल यही मसला है कि जो कल पार्लियामेंट में ही बताया गया, लोकसभा में बताया गया, पैसा सेंटर की तरफ से आया, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन, इसको अभी तक जो है इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। सो इसमें बहुत सारी जो डेफिशिएंसीज नजर आ रही है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें, और सबसे पहला फैक्टर मैं जो समझता हूँ, जो आपने भी इशारा दिया है, वो यहाँ की प्रॉपर जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं है। और इसी तरीके से पॉलिसी मेकर्स, हमें नहीं मालूम है कि ये पॉलिसी मेकर्स अभी तक जम्मू कश्मीर में कौन है, ये पॉलिसी बनाने वाले कौन है, और सरकार को ये मशवरा देने वाले कौन है। अगरचे हमेशा ये दावा रहता था या ये क्लेम रहती थी कि फंड्स नहीं है, फंड्स ना होने की वजह से शायद स्कीम्स का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है, पैसा दिया गया है और वो भी करोड़ों का पैसा दिया गया है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ की सरकार ने टूरिज्म को एक नैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया है, न सिर्फ मुल्क की सतह पर बल्कि दुनिया आलमी सतह पर इस टूरिज्म को नैरेटिव बनाया गया है कि जी जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, सब कुछ ठीक है, करोड़ों लाखों लोग यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इमरान, चूंकि वक्त की कमी थी, बड़े 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, टूरिज्म के लिए हर एक कोशिश कर रहा है कि एक वाइब्रेंट माहौल हो, टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आए। टूरिस्ट आएंगे तो करेंगे क्या? श्रीनगर में जनाब रात को कोई प्रोग्राम हमारे पास नहीं है। फिर पहलगाम जाएंगे तो जब आप ऊपर की ओर थोड़ा सा चलेंगे, रात को आपको बिजली, इंटरनेट और 10 तरह की परेशानियां वहां पर रहती है। एक दूसरी परेशानी है, हाई एंड टूरिस्ट के लिए हम कहां पर उन्हें लॉजिंग फैसिलिटियां दे रहे हैं, बोर्डिंग फैसिलिटियां दे रहे हैं, कुछ हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम बड़े दावे कर रहे हैं। अब एक और मामला तब बनेगा जब ये रेल कन्याकुमारी से श्रीनगर आएगी और हजारों की तादाद में लोग जब आएंगे तो एकोमोडेशंस के लिए रेलवे सेंटर्स के पास इर्द गिर्द में हमने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है? एक बड़ा सवाल है। जरा सोचिएगा कि हम जिस रफ्तार के साथ चलना चाहते हैं, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी तेजी के साथ बन पा रहा है या हम बहुत दूर है, जिसको लेकर हमें जमीनी सूरत हाल को टच करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं जी। ये तो थी बात पैसों की कि पैसा आया, खर्च नहीं हुआ, एदाद शुमार ऐवान के अंदर पेश किए गए, लेकिन कहीं पर पैसा जमा था आपका जिस पर डाका जनी हुई है, और डाका जनी होने के बाद पुलिस भी मुतहरिक हुई है, क्योंकि मामला जिला किश्तवाड़ का है, जहां पर रात देर गए जम्मू कश्मीर बैंक के ब्रांच में चोरी हुई और 19 लाख रुपया चोर उड़ाने में कामयाब हुए हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि 19 लाख रुपया बैंक में था, सेफ जोन में था, चोर उसी पॉइंट पर पहुंचे, और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पता लगता है, पुलिस जराया हमें बता रहे हैं कि बैंक के अंदर 2 लोग अंदर आए रात को तकरीबन 2:30 बजे के आसपास। ये कल की बात है, मैं जरा उसको अपडेट करके आपके सामने रख रहा हूं। और सूद ब्रांच के अंदर चले गए,
जहां पर सीधे वो वहां पर पहुंचे जहां पर पैसा जमा रखा गया था और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 19,50,000 रुपया जो बैंक के अंदर जमा था उसे उड़ा लेने में कामयाब हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज ये बता रही है कि 2 लोग आए जिनके नकाब लगे हुए थे, जिन्होंने यहां पर चोरी की है। अब एसआईटी बनाई गई है। जो इतलात हमारे पास है कि पुलिस दक्षिण ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है और सीनियर पुलिस ऑफिसर जो डीएसपी रैंक के हैं डीएसपी सुमित, उसको ये केस सौंपा गया है कि वो जनाब इन कल्प्रिटों को जरा ढूंढे और इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। एसएसपी अभी इस पूरे मामले में नजर रख रहे हैं। सीधे हम अपने नुमाइंदे अजय शान के पास चलेंगे। अजय, जम्मू कश्मीर बैंक एक वो बैंक है, वो इदारा है जहां पर सबकी उम्मीदें हैं, सबके असासे जमा है और हर एक इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इतलात और खबर यह है कि बैंक के अंदर चोरी हुई, 19,50,000 चोरी हुआ। क्या पेशरफ्त है? एसआईटी ने क्या किसी को गिरफ्तार किया? कुछ लोगों से पूछताछ का अमल शुरू हुआ? देखिए, ये जो मामला है ये संडे और मंडे की जो दरमियानी रात थी तब का है और करीब 2:30 बजे बताया जा रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डिंग आई है उसके मुताबिक 2:30 बजे रात को ये वारदात को अंजाम दिया गया है। ये रूरल एरिया है, सुई दक्षिण में जो ब्रांच है ये रूरल एरिया है और उतना सिक्योरिटी का वहाँ प्रबंध ब्रांच में नहीं था। जो भी था ताले लगे हुए थे और सीसीटीवी जो थे वो फंक्शन थे, उसमें सारी रिकॉर्डिंग आई हुई है। लेकिन जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि जिस प्रकार से सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग आई है वो नकाबपोश लोग भी थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और उनकी भी ये इंटेंशन रही है कि वो कैमरास की तरफ ज्यादा फेस ना करें। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पहले से ही रैगिंग की गई थी ब्रांच की, देखा गया था कि सीसीटीवी कहाँ पर है और उसके बाद इस जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। जहां तक इसके कार्रवाई की बात है तो अभी तक कोई ज्यादा सफलता हाथ पुलिस को नहीं लगी है। हालांकि बैंक के स्टाफ से लेकर दूसरे कुछ सस्पेक्ट से बातचीत पूछताछ की जा रही है, लेकिन कोई खास ठोस चीज निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से दूर दराज के इलाकों में ये चोरियां हो रही हैं, खासकर तब जबकि मिलिटेंट्स की मूवमेंट भी इन इलाकों में है और आर्मी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और लोकल एसओजी का भी दावा है कि काफी डोमिनेशन इन एरियाज में है, क्योंकि रात को मूवमेंट करके वहां पर चोरी करना एक कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करने सवालों के घेरे में है। जो लोकल एरिया में जो डोमिनेशन है वो भी हम सवालों के घेरे में आ चुके हैं। अजय, ये बताइएगा, ये चूंकि सवालात इस बात पर भी हैं कि एक ब्रांच एक बड़े इलाके के अंदर काम करती है, दूर दराज इलाके में मिलिटेंसी मुतासरा इलाका रहा है, आजकल भी कुछ ऐसी शिकायतें इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स बताती हैं, उसके बावजूद चीज़ों को क्या इतनी या हसासियत को नहीं समझा गया, या शायद इस तरह की या इस नौयत का पहला कोई इंसिडेंट है तो ज़्यादा इस तरह के केसेस की तरफ तवज्जो नहीं गई अथॉरिटीज़ की और उसी दौरान ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है। देखिए, ये कहीं ना कहीं जब जे&के बैंक ने अपने एक्सपेंशन की दूर दराज के इलाकों में भी फैसिलिटीज देने की कोशिश की तो वहां पर कई जगह पर हमने देखा कि छोटे छोटे कमरों में ब्रांचें खोल दी गई और कई जगह पर तो छत भी कच्ची थी। तो ऐसी वारदातें पहले भी यहाँ पर होती रही हैं। किश्तवाड़ का जो मेन ब्रांच थी वहां पर 1 करोड़ से ज्यादा की जो चोरी हुई थी उसमें कुछ तो बरामदगी हुई थी, लेकिन अभी भी उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेंशन तो की गई, जो लोगों सिक्योरिटी ड्रिल आपने खुद कहा कि ये पूरा इलाका जो है मिलिटेंसी इन्फेस्टेड है, मूवमेंट यहाँ रहती है, सिक्योरिटी एजेंसियां भी काफी ज्यादा अलर्ट है, तो क्या बैंक के आसपास कोई सिक्योरिटी का कवर था? जी वो देखिए, जो अभी तक जो खबरें आ रही हैं उस तरह का कोई कवर वहां पर नहीं था। बताया जा रहा है निचले एरिया में वहां खेत थे और बहुत मुमकिन है कि जो खेतों की तरफ से कुछ लोग आके वहां पर चोरी को अंजाम कर दे गए हों। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय शाह हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल एसआईटी बना दी गई है, पुलिस की तरफ से तहकीकाती अमल शुरू कर दिया गया है, कोई ज्यादा पेशरफ्त अभी मामले में नहीं हुई है और कुल मिलाकर जो 19,50,000 रुपया चोर बैंक से उड़ाने में कामयाब हुए हैं। तमाम बैंक इंतजामिया भी इस पूरे मामले को संजीदगी के साथ ले रही है और तमाम वाक़ात और तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस को आज सरे नौ देखा जा रहा है। इस तरीके की इतलात और खबर हमारे पास है। बात ज़रा आगे की करते हैं, बात अब ज़रा तरक्की की भी करते हैं, क्योंकि तरक्की का दरवाज़ा बहुत जल्द खुलने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली से कटरा और कटरा से श्रीनगर के लिए रेल सर्विस चलने जा रही है और कल बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान मरकजी वजीर रेलवे की तरफ से किया गया। न सिर्फ रेलवे की तरफ से यह कहा गया कि श्रीनगर
से दिल्ली जो सवारियां आएंगी उन्हें कटरा के अंदर आर्जी तौर पर थोड़ी देर के लिए रुकना होगा और एक फ्लाईओवर के जरिए से दूसरी ट्रेन में चढ़ना होगा, जो हम लगातार आपको बता रहे थे। आज सिक्योरिटी कंसर्न अपनी जगह, लेकिन कुछ टेक्निकल बातें भी यहां पर जो है वो कही गई। लेकिन इसके साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव की तरफ से कि 844 करोड़ रुपया 844 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर रेल नेटवर्क को मजीद मजबूत करने के लिए। और जम्मू का रेलवे स्टेशन जो अपग्रेड हो रहा है ये अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा। मुझे कल लग रहा था कि शायद फेब तक होगा, लेकिन कल अश्विनी विश्वास साहब ने कह दिया कि जनाब ये अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा। और यहाँ पर अब सिर्फ अभी तक हमारे पास 2 ही स्टेशन थे, बैक 1 और 2 था, ये 8-9 पर चला जाएगा। इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो आ रही है। यूनियन वजीर बराए रेलवे अश्विनी वैष्णव ने इस बात का ऐलान कर दिया कि जो ट्रेन श्रीनगर से कटरा तक आएगी उसे खसूसी खदोखाल के तहत बनाया गया है। ऑक्सीजन सप्लाई और हीटिंग इक्विपमेंट्स उस तरीके से लगाए गए हैं। और जो कटरा से नई दिल्ली तक जाएगी उसके लिए निज़ाम को बदल दिया गया है। इसलिए यहाँ पर ये छोटा सा हॉल जो है वो वक्त की मजबूरी बन रहा है। इसको लेकर ये हॉल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। एक बड़ा फैसला ये है। इशफाक, इसमें एक दो चीज़ें और भी क्लियर कल की गई जो हमारे हिसाब से नहीं है। और एक अच्छी खबर भी कि टिकट आपको एक ही लेना है, यानी कटरा में जब आप गाड़ी या ट्रेन चेंज करेंगे तो दूसरा टिकट खरीदने की जरूरत नहीं। वो क्योस और कंफ्यूजन दूर कर दिया गया, कुछ गलतफहमियां थी। दूसरी बात, वंदे भारत बराह रास्त कश्मीर जाए उसके लिए इंतजार इस साल के सितंबर तक तकरीबन करना होगा। लेकिन जो बाकी ट्रेनें चलती हैं, जो आम ट्रेन चलती हैं, वो अब से कुछ हफ्तों के बाद चलना शुरू हो जाएगी। और कटरा रेलवे स्टेशन पर जब भी आप आएंगे, या श्रीनगर वाली साइड से या इस तरफ से जाएंगे, तो 2 ट्रेनें तो आपको लेनी होंगी। लेकिन अच्छी बात, जो पॉजिटिव पॉइंट है कि टिकट सिर्फ एक, वो जो डबल किराए वाली बात और सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें फैलाई जा रही थी उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई। लेकिन कश्मीर से बराह रास्त रेल सफर आप कहेंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए होगा, वो फिलहाल नहीं चलेगी। लेकिन जो आम ट्रेनें मुल्क के बाकी हिस्सों में चलती वंदे भारत के अलावा, वो चलना कुछ दिन के बाद शुरू हो जाएगी। एक ही टिकट पर आराम से मुसाफिर श्रीनगर से दिल्ली, लेकिन 2 ट्रेन का सहारा लेकर जा सकते हैं। जम्मू रेलवे पर जो स्टेशन पर जो काम चल रहा है, हमारे पास अभी जो रेलवे प्लेटफॉर्म थे हमारे पास वो सिर्फ 3 थे, 3 को 8 कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जब ट्रेनें आए तो उन्हें ज्यादा हॉल्ट ना करना पड़े आगे पीछे कई स्टेशन पर जहां पर उन्हें रुकना है, तो वो प्लेटफॉर्म्स बना दिए गए हैं। अब ये सिलसिला जो है वो चलेगा और उम्मीदें लगाई जा रही है कि बहुत जल्द ये सफर भी आगे बढ़ेगा। फटाफट से जरा सुन लेते हैं कि रेलवे वजीर साहब जब बजट एलोकेशन की बात कर रहे थे, दीगर मामलात की बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो क्या कुछ वो कह चुके हैं? मतलब आपका टिकट एक ही होगा, अलग से टिकट नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन बीच में आपको एक जगह पे ब्रिजिंग करनी पड़ेगी। हाँ, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में शिफ्ट होना पड़ता है बिकॉज ऑफ द स्पेशल डिजाइन ऑफ द ट्रेन्स विच मूव अप। हाँ, टेम्परेचर रीजंस के कारण, और प्रेशर भी बहुत कम होता है बाहर, जो इतनी हाइट पे गाड़ियाँ चलती है उसके लिए स्पेशल डिजाइन एक रहती है, और दुनिया भर में ऐसा ही होता है एक्चुअली। हाँ, डायरेक्ट सर्विसेज आएंगी और उसका सिस्टम इस तरह से बनेगा जो दुनिया भर में प्रैक्टिस है। जैसे अगर आप ओसाका से एकदम नॉर्थ की तरफ जाओ जहाँ पे बहुत एकदम स्नोई और हिली एरिया चालू होता है, तो उसमें एक सिस्टम होता है, दिस इज कॉल्ड ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में क्या होता है कि एक ही प्लेटफॉर्म के 2 साइड 2 गाड़ियाँ रहती है। एक गाड़ी जो नॉर्मल टेरेन में चलने के लिए रहती है और दूसरी गाड़ी जो स्पेशल टेरेन के लिए बनी रहती है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए, क्लाइमेट की सर्कमस्टेंसेस के लिए, प्रेशर के लिए, वो सब के लिए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी क्रिएट करना पड़ता है। कोच के अंदर ऑक्सीजन कम ना हो उसके लिए अलग से फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ती, कई तरह की इस तरह की चीज़ें हैं। तो जनरली उसमें ऐसा ब्रिजिंग का सिस्टम होता है जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म के 2 तरफ गाड़ियाँ बिल्कुल एकदम कॉरेस्पॉन्डिंग गाड़ियाँ रहती है। मतलब इस कोच से निकल के दूसरे कोच में रवाना, आप बैठ जाओ, फिर वो दूसरी ट्रेन उसको आगे लेके, टाइम टेबल एकदम सिंक्रोनाइज होते हैं। ये मैंने स्विट्जरलैंड में भी देखा था, इसमें भी और भी कई कंट्रीज में जहाँ पे पहाड़ी एरिया में ट्रेन चलती है ना, वहाँ पे सब जगह इस तरह का सिस्टम है। हाँ, बिल्कुल 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 सर्विसेज मिलेंगे आपको, सर्विसेज पूरी डायरेक्ट। चलिए, ये तो मरकजी वजीर रेल अश्विनी वैष्णव बात कर रहे थे, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं और कुछ दिनों का इंतजार, जिसके बाद ऑफिशियली आप देखेंगे ट्रेन जाएगी। लेकिन आज के दिन के हवाले से बात जरा कर लेते हैं। आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग
चूंकि आज पहले आप सब जानते हैं मुलाजमीन ने एहतजाज रखा था, बाद में वो कॉल वापस ली गई क्योंकि हुकूमती सतह पर इजलास मुलतवी कर दिया गया, बल्कि मनसूख हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बिजली महकमे के कामकाज का जायजा लेने के लिए अहम तरीन इजलास आज हो रहा है और दोपहर 1 बजे ये इजलास जम्मू के अंदर मुनक्किद होगा सिविल सेक्रेटरीट में। और जॉइंट सेक्रेटरी वजारत तवानाई के भारत सरकार के वो जम्मू आ जा रहे हैं, कामकाज का जायजा लिया जाएगा। और साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर REC वो भी जम्मू कश्मीर आज पहुंच रहे हैं। दोपहर के बाद मीटिंग 1 बजे रखी गई है। जो मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें हैं, PMDP है, पावर सेक्टर के अंदर अहम तरीन स्कीमें जिसमें एक RDSS है, इसके नफाज का जायजा बाज़ाब्ता तौर पर लिया जाएगा। और इतलात ये हैं कि जम्मू सूबे के जो अफसरान आज बाज़ाब्ता तौर पर इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे, लेकिन कश्मीर सूबे के जितने भी अफसरान हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस इजलास में शिरकत करेंगे। तो एक तो वो जो पावर सेक्टर को लेकर कल तक जो खबरें थी, वो एक दूसरी मीटिंग थी जो कल यानी 5 तारीख को होनी थी, वो ऑलरेडी मनसूख हो चुकी है। फिर एहतजाज की कॉल भी वापस ली गई फिलहाल। लेकिन ये जो इजलास है ये जायजा इजलास है। जॉइंट सेक्रेटरी पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर REC के जम्मू आज पहुंच रहे हैं। 1 बजे के आसपास इजलास हैं। इस सिलसिले में कल ही डिप्टी डायरेक्टर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने तमाम अफसरान को मुतला कर दिया है। जम्मू सूबे के अफसरान इस मीटिंग में जम्मू में शामिल होंगे। कश्मीर सूबे के अफसरान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शमूलियत के लिए ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा कर लेते हैं स्कूलों की या असातिज़ा की। कल भारत सरकार ने एक ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 10 बरसों में 5000 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए। और एक सवाल का जवाब आया लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में भी कुछ खुलासे हुए, उस तरफ भी थोड़ी देर में चलेंगे। लेकिन एक और आदाद-ओ-शुमार या एक और रिपोर्ट आपके सामने रखनी है जिसमें ये बताने की कोशिश हम करेंगे कि मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में इस वक्त यूनियन टेरिटरी के अंदर अनट्रेन्ड टीचर्स की एक बड़ी तादाद है। और सेकेंडरी लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर या KG लेवल पर मुश्किलात कहां पर है, आदाद-ओ-शुमार के साथ हकाइक पर मबनी रिपोर्ट जरा और सरकारी रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे। और जम्मू कश्मीर उन रियासतों या यूटीज में किस फहरिस्त में आता है जहां पर गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा की बड़ी तादाद मौजूद है, मसाइल का हल क्या है, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और मुकम्मल खबर ब्रेक के उस पार दीगर कुछ मौज़ूआत भी हैं, आप हमारे साथ रहेंगे। और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी 9:40 के आसपास शुरू किया जाएगा। ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिएगा, फौरन लौटते हैं। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल आखिरी पड़ाव की ओर हम चल रहे हैं। थोड़ी देर में आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ज़रा बात तालीम की करते हैं, एजुकेशन की करते हैं। और माना जाता है कि तालीम नूर है और ये नूर हर एक की आंख में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये नूर बांटने वाले अगर गैर तरबियत याफ्ता हो
तो सामने तालिब कितना मजबूत होगा, एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो अदाद शुमार उठा रहे हैं जो इंतजामिया की तरफ से सामने रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर गैर तरबियत याफ्ता टीचरों की एक कसीर तादाद है, अनट्रेन्ड टीचर्स, कोट अनकोट करके मैं ये कह रहा हूं। और ये मामला LKG से अपर प्राइमरी क्लासेस तक भी है। और जम्मू कश्मीर अनट्रेन्ड टीचर्स की फहरिस्त में पूरी मुल्क के अंदर दूसरे नंबर पर है। बड़े अदब और एहतराम के साथ असातिज़ा के हवाले से खबर बता रहा हूं, टीचर्स के हवाले से खबर बता रहा हूं। एदाद शुमार ये बताए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क के अंदर दूसरे नंबर पर है जहां पर अनट्रेन्ड टीचर्स है। और ये लिस्ट किए गए KG और अपर प्राइमरी क्लासेस के अंदर अक्रॉस द इंडिया जो सर्वे सामने आया। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के पास नियरली 78%, अब ये समझिएगा 78% अनट्रेन्ड टीचर्स है KG लेवल पर। अब ये KG लेवल कौन सी हुई जी? जहां पर बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, जहां पर आप उसकी तोतली आवाज से उसे ABCD सिखाते हैं, जहां पर उसको आप मुख्तलिफ राइम्स सिखाते हैं, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी बोलना सिखाते हैं। और वहां पर हमारे पास प्रोफेशनल टीचर्स नहीं है, अनट्रेन्ड टीचर्स नहीं है, और ये तादाद 78% है। यूनियन टेरिटरी की फहरिस्त में हम चौथे नंबर पर हैं, यानी पूरी रियासतों में अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर है। अब जो 2-4 यूटियां हैं उनमें हम चौथे नंबर पर है, जहां पर अनट्रेन्ड टीचर्स हमारे पास है प्राइमरी लेवल तक। KG, अपर प्राइमरी और प्राइमरी लेवल की सूरत हाल आपके सामने रख रहा हूं। ये वो बुनियादी क्लासेस है जहां पर हमारे टीचर्स को बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए था, लेकिन सूरत हाल ये बताई रही है कि रिसेंट फिगर जो ऑफिशियली दिए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ अनट्रेन्ड टीचर जो हैं जी वो सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए तमिलनाडु में, उसके बाद जम्मू कश्मीर में, और किंडरगार्टन, प्राइमरी लेवल और दीगर मामला पर सूरत हाल हमारी ये है। ऑफिशियल फिगर्स रिवील करते हैं कि 16.4% मर्द मेल, 25.2% खवातीन हमारी पर्सन टीचर्स। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो ट्रेन है टू टीच द स्टूडेंट्स एट प्राइमरी लेवल। 16.4, 25.2 ऐसे टीचर्स हमारे पास है, मर्द और खवातीन, जो ट्रेन है बच्चों को प्री प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि 78% गैर तरबियत याफ्ता है, जिनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। इसके अलावा एदाद शुमार ये बताते हैं कि अपर प्राइमरी लेवल पर जम्मू कश्मीर के अंदर और हायर सेकेंडरी लेवल पर भी अनट्रेन्ड टीचर्स है। ये अनट्रेन्ड टीचर्स क्या होता है जी? उस्ताद तो उस्ताद है, जिसने PhD किया वो तो बन गया उस्ताद, लेकिन उस्ताद की महाराना सलाहियत रखना और उस्ताद की बाज की नज़र रखने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग्स होती हैं। उन ट्रेनिंग से ये कभी आगे पीछे भी नहीं गए हैं। B.Ed, M.Ed जो करवाते हैं इन्हीं चीज़ों के लिए करवाते हैं, और फिर जो दीगर क्रैश कोर्सेज होते हैं वो यहाँ पर नहीं है। फिगर्स ये बता रहे हैं कि 78.5% जो है हमारे पास ट्रेंड टू टीच द स्टूडेंट्स एट अपर प्राइमरी, इंक्लूडिंग 82% मेल, 72% फीमेल ट्यूटर्स है, ये हमारे पास है। अकॉर्डिंगली जब आप इसको मजीद खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास 5452 प्राइवेट स्कूल है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर 12 लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं। 18,785 गवर्नमेंट स्कूल है जहां पर 14 लाख के करीब बच्चे हैं। और इन लाखों बच्चों को पढ़ाने के लिए जो ट्रेन, माहिर और काबिल एतमाद उस्ताद चाहिए था, उसकी कमियां हैं। ये कमियां जनाब एदाद शुमार में सामने आई है, हवा में बात नहीं है। सिर्फ ये बातें हम इसलिए करते हैं, ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, न गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट स्कूलों की बात हो रही है, बल्कि हमारे नौनिहाल बच्चे जिन्हें आगे आकर मुल्क की बागडोर को संभालना है, उनकी बुनियादें मजबूत हो, वो हर सूरत हाल से बाखबर हो, उसके लिए उस्ताद का बाखबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एदाद शुमार ये बता रहे हैं कि यूटी लेवल पर हम तीसरे चौथे नंबर पर हैं, रियासतों के लेवल पर हम दूसरे नंबर पर, और एक कसीर तादाद हमारे पास ऐसी है जो अनट्रेन्ड टीचर्स की है KG लेवल पर। और मुझे उम्मीद है कि तालीम से वाबस्ता लोग, पॉलिसी मेकर्स, नाज़्म तालीम कश्मीर, नाज़्म तालीम जम्मू, स्पेशली हमारी खातून वज़ीर जो वज़ीर तालीम है
सकीना मसूद यत्तू साहिबा, वो ज़रा इसकी ओर तवज्जो दे, एक पॉलिसी फ्रेम आउट को तरतीब दे, ताकि इस तरीके की सूरत हाल जो हम अभी निपट रहे हैं जिससे इससे हम बाहर आएँ और मजबूत ढांचे की बुनियाद हम रख पाएँ। ये वन गो में नहीं होगा, इट विल टेक ए टाइम, 1-1.5 साल इसमें लगेगा, लेकिन अगर हम आज इस पर काम शुरू करें तब जाकर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात जरा कैंसर, सरतान की करते हैं। अब ये कैंसर का मर्ज तेजी के साथ बढ़ रहा है और आपको याद होगा कि वजीर खजाना ने जब दिल्ली में बजट किया पेश तो उन्होंने कहा कि हम कैंसर इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। फिर कैंसर और मुल्हक मर्जों पर जो दवाइयां थी उन्हें सस्ती करने का भी ऐलान कर दिया। ये क्यों किया? इसके पीछे एक डाटा था जो पूरे मुल्क का था, और जब उस डाटे को खंगालते हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में तो पता लग रहा है कि सरतान कैंसर का मर्ज तेजी के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी बढ़ रहा है, और इस बढ़ते मर्ज को रोकने के लिए भी हर मुमकिन कदम उठाने की कोशिश की जा रही है। और कैंसर के मर्ज को लेकर जो तेजी के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रहा है, कुल मिलाकर हर साल जो रजिस्टर्ड केसेस हुए हैं वो तकरीबन 12,000 के करीब केसेस आ रहे हैं। 20% उनमें पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट होता है, यानी कैंसर पता लगा तो ट्रीटमेंट हो गया तो उनके बचने के 90 से 99% चांसेस होते हैं ज्यादा। लेकिन जो कैंसर हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं, गैस्ट्रो, लंग, ब्रेस्ट, कोलोनो और ओवेरियन कैंसर कॉमन है एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू सूरत हाल ये है कि जम्मू सूबे की जब आप बात करते हैं 500 पेशेंट ट्रीटमेंट इस वक्त ले रहे हैं जी, रजौरी के अंदर, डोडा के अंदर और दीगर अस्पतालों के अंदर। अमेरिकन ऑन्कोलॉजी जम्मू जो है वो तकरीबन 2000 पेशेंटों को रिसीव कर रहा है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो जीएमसी श्रीनगर का है वहाँ पर 1000 के करीब नए केसेस हैं जो सालाना आते हैं। रिपोर्ट जो रिवील हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जम्मू तो जम्मू, कश्मीर तो कश्मीर, जम्मू के अंदर भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। कैंसर इंस्टीट्यूट जो जम्मू का है 5960 से ज़्यादा केस इस वक्त है जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इंडोर डिपार्टमेंट के अंदर 1 साल के दौरान है और औसतन 400 से 500 पेशेंट्स माहाना विजिट करते हैं जम्मू के सेंटर के अंदर। 4928 पेशेंट्स कीमोथेरेपी पर है, 432 पेट स्कैन जिनका हो चुका है, और इंस्टीट्यूशन के लिए हर दिन लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के केसेस आ रहे हैं। जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रीनगर सीधे चलेंगे जहां से सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है मजीद आदाद शुमार के साथ। इरफान जरा श्रीनगर की सूरत हाल भी बताइएगा, और ये जो सरतान कैंसर के मर्ज बढ़ रहा है, कैंसर इंस्टीट्यूट हमारे पास सोरा के अंदर है, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन थिएटर न होना एक बड़ी परेशानी वहां पर है। कीमो और दीगर थेरेपियां लगाने के लिए जो मसला वहां पर बनता है वो सबके सामने है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं बन पाया जिस तरीके से बीमार आ रहे हैं। फिर माहिर डॉक्टरों की भी एक बड़ी परेशानी हमारे पास है। कुल मिलाकर सूरत हाल सूबा कश्मीर की क्या है, क्योंकि जम्मू की थोड़ी बहुत सूरत हाल मैंने अपने नाजरीन तक पहुंचा दी। बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब। आसिफ साहब, जहां तक कैंसर केसेस के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, ये कैंसर केसेस जो है वो राइज हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिसकी तादाद अब जी हाँ हर साल 12,000 के करीब दिखाई दे रही है। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि 20% ऑफ पेशेंट्स जो है वो ट्रीटमेंट के हवाले से अर्ली स्टेज में जाते हैं और बाद में जी हाँ अगर अर्ली स्टेज में उसे कैंसर रेक्टिफाई हो गया तो वो काफी ज्यादा उसके बचने के भी चांसेस होते हैं। खास तौर पर अगर हम देखें गैस्ट्रोटेनियल हो या लंग्स हो, ब्रेस्ट हो, कोलन हो या फिर इसके साथ साथ ओवेरियन कैंसर्स, ये कॉमन है खास तौर पर कश्मीर को लेकर। रिपोर्टेडली अगर मैं बात करूं तो हर साल 12,000 से लेकर 13,000 के करीब केसेस आ रहे हैं। खास तौर पर अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, साल 2019 को 12,396 केसेस नए आए हैं कैंसर पेशेंट्स को लेकर, जिसमें अक्रॉस जम्मू कश्मीर का एक ग्रेजुअल इंक्रीजिंग नंबर देखने को मिला है। यानी मैं कहूंगा 20 से लेकर साल 2024 तक एक ग्रेजुअल इंक्रीजिंग नंबर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ जितने भी मेजर हॉस्पिटल्स हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें मैं कह सकता हूं 1000 नंबर ऑफ न्यू केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। खास तौर पर अगर मैं सिक्किम मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करूं सोवरा को लेकर, सोवरा के साथ साथ जो नंबर आ रहा है वो 5200 केसेस को लेकर आ रहा है। जम्मू जीएमसी को लेकर जो नंबर आ रहा है वो 1700 के करीब आ रहा है। इसी तरीके से जीएमसी अनंतनाग 500 के करीब है, जीएमसी बारामूला 100 केसेस के करीब है।
जीएमसी कठुआ जो है वो 80 केसेस के करीब है। एडिशनली ऑलराउंड अगर मैं पेशेंट्स को लेकर बात करूं, जीएमसी राजौरी वगैरह या डोडा को लेकर, तो उसमें 500 का नाम आ रहा है। जैसे आपने खुद कहा, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी को लेकर एक रिकॉर्ड नंबर है जो कि 2000 के करीब पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो जम्मू है, उसमें श्रीनगर के साथ साथ तकरीबन 1000 केसेस नए एमेंड हुए हैं साल को लेकर। एट द कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू, जिसमें 5964 केसेस दर्ज किए गए हैं और जिसकी ट्रीटमेंट हर साल लगातार दिखाई दे रही है। गौर साहब, मैं एक चीज आपको बताना इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा कि अगर हम कश्मीर को लेकर देखें तो या जम्मू को लेकर देखें, लंग कैंसर जो है ये ज्यादा मर्दों में पाया जा रहा है, और अगर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर मैं बात करूं तो इसकी तादाद ज्यादा ख्वातीन में पाई जा रही है। अब कीमोथेरेपी का स्टैंडर्ड हो, पेट स्कैन के स्टैंडर्ड हो, या ड्रग्स को लेकर जो दवाइयां इन्हीं दी जाती है, देखिए मैं आपको बताऊंगा, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल फॉर ICMR डिवीजन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बहुत शुक्रिया इरफान तफसीलात फराहम करने के लिए, हमारे साथ श्रीनगर से रहने के लिए। दोनों खित्तों के अंदर ये जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं और तफसीलात आपके सामने स्क्रीन पर भी हैं कि पिछले 6 से 7 बरसों के दौरान 50,000 प्लस केसेस, तमाम तरह की कोशिशों, इकदामात, अवेयरनेस, अद्वियात, केमिकल्स और न जाने क्या क्या इस्तेमाल नहीं किया गया या इकदामात नहीं उठाए गए। इसके बावजूद भी कोई वाज़ेह फ़र्क महसूस नहीं होता कि केसेस कहीं पर कम हो। साल 2018 में 6,649 केसों का पता चला। 2018 में कश्मीर में ज़्यादा थे जम्मू के मुकाबले। 2019 में ख़राबी हालात की वजह से रिपोर्ट शुदा जो कैंसर के केसेस तादाद है वो कुछ कम ही हुई और 6,374 तक पहुंच गई। अगले साल यानी 2020 में कोविड वबाई मर्ज उरूज पर था, मज़ीद कम लोग कैंसर की वजह से अस्पताल ज़्यादा लोग नहीं आए, तो 6,113 केसेस यहाँ तक तादाद गिर गई। 2021 में यही तादाद तकरीबन 7,090 तक पहुँची और इजाफे का रुझान कोविड के बाद भी जारी रहा। 2022 में 7,486 कश्मीर सूबे के अंदर सिर्फ, जबकि 2023 में 8,622 केस रिपोर्ट हुए और 2024 में नुमाया इजाफा देखा गया। सितंबर 2024 तकरीबन पहले 9 महीनों के दौरान ये इजाफा जो देखा गया है वो 7,110 केसेस, और लास्ट के 2-3 महीने छोड़कर सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। ओवरऑल इस वक्त जब आज वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा, तकरीबात होंगी जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, इस बहरान में 7 सालों में 50,000 प्लस केसेस जम्मू कश्मीर में, 2024 में 9,000 से ज़ायद केसेस की निशानदेही। और एक इस बात का भी पता चलता है कि अगरचे कोशिशें मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से हुई, लेकिन इसके बावजूद भी अद्वियात या कीमियात या जो केमिकल्स हैं अद्वियात के इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें हैं उनकी भी कमी काफ़ी ज़्यादा पाई गई है, वो भी एक नतीजा। और दूसरा, जम्मू कश्मीर की तो हालत पता है, 2 बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट आज के वक्त में वो कहाँ और कैसे स्टैंड कर रहे हैं, ये शायद रिपोर्ट्स किससे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, कॉलर्स हमारे साथ ज्वाइन करना शुरू हो चुके हैं। आप लोग भी अपनी मुश्किलात, मसाइल को ज़रा उजागर करें। प्रोग्राम में एक एक करके हमारे साथ तमाम लोग ज्वाइन करेंगे। मिनट्स आपके पास काफ़ी हैं, लेकिन कम से कम वक्त लें, अपनी बात रखें और टीवी की आवाज़ बंद कर लें। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से? हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से? अहमद बोल रहा हूँ जम्मू से। जी जी बताएं सर। ये मैं अभी जो न्यूज में है एजुकेशन के बारे में न्यूज आई, मैं उस बारे में 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। जी, मुश्ताक अहमद जम्मू से बोल रहा हूँ मैं। आप टीवी की आवाज बंद कर दें, डायरेक्ट बात करें फोन पे। ठीक है सर, ठीक। बताएं, ठीक जल्दी से बात रखिए। सर, एक तो ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो हमारी टीचर्स की है जम्मू कश्मीर में, ये बहुत नाकिस है। मैं एक मिसाल दूं कि कुछ कंट्रीज है लाइक चाइना, वहाँ रिक्रूटमेंट जो होती है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर होती है और डिमोशन होती है वहाँ। यहाँ प्रमोशन देते हैं, वहाँ डिमोशन होती है। यूनिवर्सिटी से कॉलेज में, कॉलेज से हायर सेकेंडरी में और हायर सेकेंडरी से प्राइमरी लेवल पर। उसकी वजह यह है कि बच्चे को और ट्रेन टीचर को और सबसे इंटेलिजेंट टीचर की जरूरत होती है। प्राइमरी जब वो फर्स्ट क्लास में या केजी में आता है, उसको लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाना। लेकिन यहाँ उसके उल्ट है, जिस वजह से हमारी एजुकेशन की पॉलिसी में और जितना को आउटपुट हमें चाहिए वो नहीं निकल रहा है। दूसरा सर ये है कि जो प्राइवेट स्कूल जितने हैं उन पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। वो मनमानी करते हैं, रिक्रूटमेंट अपने हिसाब से करते हैं, सैलरी के साथ नेगोशिएशन करते हैं। वो कम सैलरी
कम एजुकेशन में एजुकेशनल जो लोग हैं उनको रिक्रूट करते हैं, उनको अपनी फैसिलिटी, उनको अपनी सेविंग चाहिए, और उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि हम किस तरह से पैसे कमाएं। तीसरी जो बात है, लैक ऑफ फैसिलिटीज। हमारे जितने स्कूल हैं, पार्टिकुलरली गवर्नमेंट के स्कूल जितने हैं, उनमें कोई फैसिलिटीज नहीं है। बिल्कुल, ना बिल्डिंग है उनके पास, ना लाइब्रेरी है उनके पास, ना उनके पास लेबोरेटरीज हैं, ना उस किस्म का वहाँ स्कूल का एटमॉस्फेयर है, ना प्ले ग्राउंड है, कोई फैसिलिटी वहाँ मौजूद नहीं है, जिस वजह से हमारी पॉलिसी जो है बहुत जो है लैक करती बहुत है। शुक्रिया और उसकी सर, वजह ये है कि जो हमारा जो सिलेबस है, फैसिलिटी हमारे पास कोई नहीं है, और सिलेबस हमारा जो है वो इंटरनेशनल लेवल का है। हम इंटरनेशनल लेवल के जो सिलेबस बच्चों को दे रहे हैं, उसको ऐसी फैसिलिटी ऐसे स्कूलों में कैसे चलाएंगे? ये बिल्कुल सही बात है। बहुत हमारे- शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है 3-4 आपने बताई कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटियां और स्कूल लगे, उस्ताद की तरह ही हो, वो बाज की आंख रखे, जिसे पता हो कि ये बच्चा जो मेरे सामने है, इसके अंदर क्या कुछ चल रहा है और इसको कैसे मैं ठीक कर सकता हूं। वो दर्द रखने वाले उस्तादों की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि हुकूमती इदारों तक ये जो अहम 3-4 बातें आपने रखी हैं वो ज़रूर जाएंगी। वो जब पॉलिसी बनाएंगे अपनी जम्मू कश्मीर के हवाले से तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और स्पेशली वज़ीर आला साहब और वज़ीर तालीम साहब से दर्दमंदाना गुजारिश आज हम भी करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गवर्नर जान, मैं करो पे तम पे रिक्वेस्ट ये कि मुफ्ती बाग शरीफ ओड सड़क ओड थव शेर नहीं हेरिव त्रोवस तील तो ओड त्रोव तील तो ओड थव इथे पटन क्या कि वन वो तक तिम टाइल ते थोद यम शीर भी दस तिम ते थोद मैं करो पे रिक्वेस्ट इंशाल्लाह चूंकि या तो के मामला मन बाजटिक थी, लेकिन तो करू बे कत इंशाल्लाह इस बात ना हो तुझी शिकायत मुतलिका अफसरन ताम युद्धन अत मसलस हाल हेक गसित तो कित पे हेक मामला हाल गसित जरूर वात तिमन ताम और स्पेशली म्यूनसिपलिटी के जिम्मेदारन ताम। सड़ा शुक्रिया कॉल करने बद। एक और कॉलर है जी। हेलो गवर साहब, आपको याद होगा मैंने एलिगेशन लगाई थी 17 IAS और KS ऑफिसर करप्ट हैं, सरकार मुझे हियरिंग करे और मुझे सुने और उस पर कोई रिपोर्ट बनाए, कोई कमेटी बिठाए। अभी हो क्या रहा है, मुझे सुना नहीं गया। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखा, मैंने हर एक जगह दुहाई दी, मुझे सुना नहीं गया। अब जब वो कागज जिनको मैंने लिखा है सिस्टम में है, जिनके नाम उस पे लिखे हुए हैं, वो मेरे खिलाफ, मोहम्मद सुहेल डार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि ये जी हरेसर है जी, वो जी, ये जी। तो उसमें जस्टिस सुनील हाली FFRC के चेयरमैन आपके टीवी चैनल पे भी आए, मेरे खिलाफ 16 मिनट बोला। वो अपने ऑफिस से DGP साहब को लिख रहे हैं, IGP साहब को लिख रहे हैं, मैं होम मिनिस्ट्री से चंद। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये मामला जिस हिसाब से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं शायद अब पुलिस अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाएगा। ज़रूर आप उस हिसाब से इसको टैकल करें। नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? हेलो जी, नाम बताइएगा, कहां से? मैं कमलजीत सिंह, सोशल एक्टिविस्ट पुंछ। जी कमल जी, जल्दी से बात रखिए। सर, जो मैनिफेस्टो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस लेके आई थी जम्मू कश्मीर, जिसकी वजह से इन्होंने हुकूमत बनाई, पहले तो उन्होंने कहा था कि राशन डबल करेंगे, उसमें ये फेल हो गए। लोगों को कहते 12 सिलेंडर फ्री देंगे, वो सब्सिडी देंगे, उसमें भी फेल हो गए। जो 50,000 नौकरियां देंगे, उसमें भी फेल हो गए। ये अपने वायदे से भटक गए हैं। लोगों की आवाज यही है कि फिर गोरा लगा जाए और इस हुकूमत को बर्खास्त किया जाए। ये झूठे वादे लेके सत्ता में आई है, इसको बर्खास्त किया जाए। वादे के साथ एक तारीख भी बताई थी जो शायद आप भूल रहे हैं। 1 मार्च तक थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। जो MLAs और NC के लीडरान की आवाज है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा उसके लिए। नेक्स्ट कॉलर। हेलो कॉलर दे दीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम जनाब, मैं आसिफ अर्ज जी सठा शुक्र गुजार मोदी जी कि तमोन यश मज अमन, मगर वन अगर दोपन वोट त्रो त्रो जनाब वोट, वन क्या तम गवर्नमेंटस पूर कापरेशन दिवन ताकि लूकन हंद मसल गल हल।
बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। चलिए जी, ये काउंटर है जी, जो पहले कॉलर आया था ये उनका काउंटर है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट सेंट्रल कॉर्डियल रिलेशनशिप हो, तब जाकर हमारे मामला जो है वो सुधर सकते हैं। ये मुझे उमर की पिछले दिनों बात बड़ी अच्छी लगी, जब वो सीएम साहब हमारे कॉन्क्लेव में थे। उन्होंने कहा कि ना, लड़ाई झगड़ा तो आसान मामला है, लेकिन मसले का हल निकालने के लिए एक बड़ा दिल चाहिए और उसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए, प्रोसेस चाहिए, जिसका इनिशिएटिव उन्होंने लिया। लेट अस होप सो कि थोड़ा सा वक्त दें उन्हें, हो सकता है मामला दुरुस्त हो जाए। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो आदाब जी। आदाब आदाब, राकेश कोल बोल रहा हूँ। कैसे आप जी कोल साहब, आप ठीक हैं सर? बिल्कुल 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 जनाब, आपने आज दो इशू बहुत अच्छे उठाए। एक मतलब जो सियासत का और एजुकेशन का जी, दोनों मसले जो है ये है करप्शन के बेट चढ़े हैं। चाहे वो तालीमी मसला हो, चाहे वो सियासत का मसला है। हमें भी कभी कभी मौका मिलता कहीं जाने का तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने का है। हमने भी देखा कि जो जिस कुर्सी का 900 रुपए कीमत है वो कुर्सी 9000 में लगाई गई है। तो इसका वो नुकसान किसका? वो हमारा नुकसान है, उस पर नजरसानी नहीं हो रही। वही हाल है एजुकेशन का है। आप इन्होंने 10वीं पास लगाए टीचर, वो क्या पढ़ा सकते हैं आजकल के सिस्टम में? जो रहबर तालीम का सिस्टम जो था, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जॉब करते हैं, ठीक है। एक ऐसा प्लान नहीं बन पाता है यहाँ के जो एमएड है, जो हायर एजुकेशन के, उनको लगाया जाएगा, उनकी खिदमत दी जाएगी। नहीं, ये बेड़ चढ़ा एक रिश्वत का चढ़ा, और जो सियासी सिस्टम जो जम्मू कश्मीर में जिसने बेड़ा गर्क कर दिया है, उसका ये हमें खमियाजा उठाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपकी शुक्रिया कोल साहब कॉल करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी, नाम बताइएगा, कहाँ से? जी, हम श्रीनगर से बोल रहे हैं। बताएं। हम गंदरपोरा ईदगाह से बोल रहे हैं। जी मैडम, बताएं क्या मामला है, क्या बात रखना चाहते हैं आप? ओके सर, हमारे यहाँ गंदरपोरा में एक कोचे की रिपेयरिंग होनी थी। बहुत टाइम से उन्होंने रिपेयरिंग नहीं की। फिर आफ्टर ऑल उन्होंने कहीं से ठेकेदार एक आया तो उसने ऐसे ही रखा कोचा। कोचे की हालत खस्ता है, नालियों की हालत खस्ता है। ईदगाह गंदरपोरा से ये एग्जैक्ट थोड़ा सा लोकेशन मुझे और जरा स्पेसिफाई कीजिए। गंदरपोरा चूंकि बड़ा एरिया है। श्रीनगर ईदगाह गंदरपोरा। नहीं, स्पेसिफिक कहीं ईदगाह गंदरपोरा। चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे कि मकामी मेंबर असेंबली साहब भी आपकी आवाज़ को सुन रहे हो, क्योंकि प्लानिंग तरतीब देना अब उनके हाथ में भी है। काफ़ी पैसा एमएलएज को भी मिल रहा है। लेट अस होप सो कि ये मामला छोटा सा है लेकिन हल हो जाए। एक और कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो जी, नाम बताइएगा, कहाँ से? राज जी, जल्दी से बात रखिए। हेलो, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है। जो आपने इशू उठाया है एजुकेशन डिपार्टमेंट का जी, उसका मेन इशू ये है कि 20 से 25 साल लगते हैं एक टीचर को मास्टर बनने में, और जो करंटली ट्रेंड चल रहा होता है वो उससे ना आशना होता है, उसको पता ही नहीं होता है करंटली ट्रेंड चल क्या रहा है। बिल्कुल। तो जब वो उस पोस्ट पे आता है तो उस प्रमोशन लेके तो मतलब वो उससे जस्टिस नहीं कर पाता है। मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि हमें डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस करना चाहिए जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में है, ताकि जो हमारा टैलेंट है, जिसको पोटेंशियल है, वो आगे आए और वो एडमिनिस्ट्रेट करे। ताकि वो, अगर आप अभी देखें ई एजुकेशन चल रहा है, लेकिन हमारे जो हेडमास्टर साहिबान है या जो हमारे हेड्स हैं उनको पता ही नहीं होता है क्या, चला वो दूसरा कोई टीचर रहा होता है। ये एक बहुत बड़ी मतलब चीज है जो ग्राउंड रियलिटी हम देखते नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने की। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने डिपार्टमेंटल वाइज भी अपग्रेड होना है, अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है, एचआर को अपग्रेड करना है, तब जाकर ये मामला जो है वो हल हो सकता है। एक लास्ट कॉल आज के प्रोग्राम के लेंगे, उसके बाद जरा वेदर अपडेट भी आपको बताते हैं जी। हेलो हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? हेलो, गुलिस्तान से बोल रहे हैं? जी जी जी, बताएं। हाँ सर, एक्चुअली जो डाटा बता रहे हैं आप अनट्रेंड टीचर्स का गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में, जी जी, इसमें सर गवर्नमेंट का तो ऑर्डर निकला था कि 2019 तक सबको बीएड कराया जाएगा जी, और मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जो है वो बीएड है जी। आप हमें ये बता सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल में कितने टीचर्स अनट्रेंड है और गवर्नमेंट में कितने टीचर्स अनट्रेंड है?
जी भाई बिल्कुल, आप मेरी वेबसाइट पर आइएगा, गुलिस्तान न्यूज़ की वेबसाइट पर, उस पर थोड़ी देर में हम पूरी डिटेल्स डाल रहे हैं, तो आप वहां से ये ले सकते हैं, क्योंकि डाटा जो है ये दिल्ली से शाया हुआ है। मैं सारा डाटा वेबसाइट पर डाल रहा हूं, आप जरूर वहां से ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, मैं जरा वेदर अपडेट पर आऊँ। एक ज़िमनन बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तनकीद बराए तनकीद नहीं है। बहुत सारे दोस्त मेरे नाराज हो जाएंगे आज इस बात से, दोबारा मैं कह रहा हूं, जब हम कोई बात करते हैं ना तो ये एक ब्रॉडर कैनवास में होता है। मैंने जब आज उस्तादों की खबर ली तो ये प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट नहीं था, ये ओवरऑल था कि मेरा निज़ाम कैसा है, मेरा बच्चा जो पढ़ने जा रहा है क्या वो वाकई तौर पर वो पढ़ पा रहा है, क्या मैं उसको वो एनवायरनमेंट दे पा रहा हूँ। मामला ये था, न मैंने सरकार की मुखालफत की न प्राइवेट की मुखालफत की। हमने ये कहा कि निज़ाम तालीम को सही तरीके से चलाने के लिए हमने अपने HR को, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। एक भाई हमारे साथ अभी कॉल पे था, कह रहा था कि जनाब उस्ताद जब बनता है तो बहुत सारी चीज़ें वो छूट जाती हैं उसे, जब तक वो माहिर टीचर बनता है तब तक दुनिया बहुत आगे चली हुई होती है। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट हमारे साथ साथ चलेगा, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ी है, इसलिए ये खबर थी। तब भी मैं ये सारा डाटा जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर थोड़ी देर में ये पूरा अपडेट हो जाएगा। चलिए जी, चलते चलते जरा वेदर अपडेट पर एक नजर डालते हैं जी। हेलो, चला ये आ गया जी आपका वेदर अपडेट। श्रीनगर के अंदर -1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड, और काजीगुंड के अंदर -1.5, कुपवारा -2.8, पहलगाम के अंदर -4.6 और गांधरबल -2.4, यानी सरतरीन इलाका अभी तक पहलगाम नजर आ रहा है। उसके बाद बांडीपोरा नॉर्थ कश्मीर -2.5 रात का दर्जा हरारत रहा है। बारामूला के अंदर -1.6, पुलवामा के अंदर -3.1, बड़गाम -3.0 और शुपियां के अंदर -4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ेंगे जी, तो जम्मू के अंदर रात का दर्जा हरारत जो है वो कम से कम 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सामा के अंदर 4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, कटरा के अंदर 7.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। रामबन 6.0 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा रिकॉर्ड किया गया। किश्तवाड़ 3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उधमपुर 5.6 डिग्री सेल्सियस, पुंछ 2.9, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर सूरत-ए-हाल इंटायरली डिफरेंट है। रात का दर्जा -7.0, करगिल के अंदर द्रास -14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और लेह के अंदर -8.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सूरत-ए-हाल मौसम के मिजाज की ये थी जो रात गुजर चुकी है। दर्जा हरारत आपके सामने रखा है। आज मगरिबी हवाओं का असर सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के अंदर दिन में देखने को मिलेगा। हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान भी है। तो फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ। छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पार एक और हिंदी में खबरनामा। अल्लाह हमें नासिर।